हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। एंड आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी ने बोला था कि मैं उन स्टोरीज़ की लाइन को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दूँ ताकि आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है। तो जो मैंने फर्स्ट स्टोरी बताई थी जिसमें अच्छे खानदान के लोग बुरे काम वाले और बुरे खानदान के लोग अच्छे वाले काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे विभूषण और वांगजी दोनों में से एक पुलिस होगा एंड एक वो गैंगस्टर होगा। तो पुलिस वाला जो है वो उस गैंगस्टर को ढूंढना था, तो लेकिन ढूंढते ढूंढते मतलब उन दोनों को प्यार ही हो जाता है। एंड सेकेंड स्टोरी जो है उसमें ना एक्चुअली लैंड सीजन का प्रपोजल आता है विभूषण के लिए, लेकिन विभूषण के पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है जो कि होता है वेनिंग, तो वो करता है शादी के लिए मना। अब ऐसा क्यों है वो हमें स्टोरी में पता चलेगा। एंड जो थर्ड स्टोरी है वो वैसे तो उसमें वांगजी और विंग का रिश्ता मतलब पहले काफ़ी अच्छा था, बट फिर ये होता है कि मतलब वांगजी विंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो लिटरली मतलब अपने फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। और फिर विंग को लगता है कि वांगजी का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है। तो इतने भाषण के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था चयांग वेंचाओ को देखते हुए कहता है, हेलो मिस्टर वेंचाओ, काफ़ी दिन हो गया हम मिले नहीं। तो वेंचाओ उससे कहता है, तुम यहाँ पे? तो चयांग कहता है, तुमने तो बोला था कुछ टाइम के लिए चले जाओ, तो मैं वापस आ गया। चयांग को देखकर वेंचाओ के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी शाओशिनचन वेंचाओ से पूछता है, ओह, तो शायद क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो? वेंचाओ शाओशिनचन को घूरते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। पर तभी चयांग कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ, भूल गए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तो वेंचाओ अपने गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है। तो चयांग कहता है, तुम इतनी जल्दी इस बात को कैसे भूल सकते हो वेंचाओ? तो शाओशिनचन जज से कहता है, चयांग वो पर्सन है जो वेंचाओ के खिलाफ गवाही देने को रेडी है। चयांग ने ही वेंचाओ को उस मर्डर केस में हेल्प की थी। चयांग ने ही वो सीसीटीवी फोटोज को डिलीट किया था। तभी वेंचाओ का लॉयर खड़े होते ही कहता है, आपके पास क्या सबूत है कि ये काम उसी ने किया था? और हम इसका कैसे भरोसा कर ले? हो सकता है आपने किसी को पैसे देकर भी तो ये गुनाह कबूल करने के लिए बोल दिया हो ताकि मिस्टर वेंचाओ को फंसाया जाए। तभी शाओशिनचन कहता है, बिल्कुल, मैं ये बात मान लेता अगर मेरे पास सबूत ना होता। तभी वो उस रिकॉर्डर को सुनाता है जो कि चयांग ने शाओशिनचन को दिए थे। उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि वो वेंचाओ की आवाज़ है और जो सेकंड वाला है वो चयांग की है। और इसमें साफ साफ ये भी पता चल रहा था कि वेंचाओ ने चयांग को धमकी दी थी, वो भी उसके भाई को मारने की, अगर चयांग उसकी बातों को मानने से इनकार कर देगा। तभी वेंचाओ का लॉयर खड़े होते ही कहता है, हम इस रिकॉर्डर को सबूत के रूप में नहीं ले सकते। ये ऐसा रिकॉर्डर है जो एक पर्सन की मर्जी के खिलाफ रिकॉर्ड हुआ है। तभी शाओशिनचन कहता है, लेकिन इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि वेंचाओ ने चयांग को धमकी दी थी। तभी वेंचाओ का लॉयर कहता है, मिस्टर शाओशिनचन, क्या आपको याद नहीं है एक व्यक्ति के उसके पर्सनल परमिशन के बिना उसकी बातों को रिकॉर्ड करना ये भी एक गलत बात है? जेंछा अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, और जो लोग दूसरों को मारते हैं वो गलत नहीं है। तभी विंग देखता है कि जेंछा काफी गुस्से में था। तो विंग उससे कहता है, जेंछा शांत हो जाओ, अभी तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी हम कोर्ट में हैं। तो वेंचिंग जेंछा के हाथ के ऊपर हाथ रखती है। जेंछा उसे देखने लगता है। तो वेंचिंग हमें सिर हिलाती है कि शांत हो जाओ। अपने लॉयर से इस तरह की बात सुनने के बाद वेंचा स्मिर करने लगता है और वो मन में कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हें छोटे मोटे सबूत से मुझे जेल भिजवा सकती हो? पर तभी शाओशिनचन कहते हैं, मान लेता कि मैंने ही चयांग को पैसे देकर झूठ बोलने को कहा, और मैं ये भी मान लेता कि वो रिकॉर्डर चिप भी एक पर्सन की मर्जी के खिलाफ है, पर उस सबूत का क्या जिसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि मिस्टर वेंचाओ ने ही मैडम यू को चाकू मारी थी। ये सुनने के बाद वहाँ पे सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वीडियोस और फोटोज के बारे में सिर्फ 4-5 लोगों को ही पता था, लेकिन अगर उनमें से सबसे ज़्यादा कोई हैरान था तो वो वेंचाओ था। वेंचाओ का मुंह देखने लायक था, वो गुस्से में था, लेकिन वो खुद का भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। शाओशिनचन सोंगलैंग को वो वीडियोस और फोटोज प्ले करने को कह देता है।
जैसे ही सोंगलांग उस फोटोज को वीडियो को प्ले करता है तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वेंचाओ ने किस तरह मैडम यू को मार डाला था। साओ शिनचा जज से कहता है, सर ये वो सबूत है जो हमें मैडम यू के मर्डर केस में मिली थी। और यही बात जंग फैनमैन के केस की, तो हमें ये भी पता चला है कि मिस्टर वेंचाओ ने उस टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर इस बात का जांच कर रहे थे उनको पैसे दिए थे ताकि सबूत छिपाने के लिए। और इस बात में किसी और ने नहीं बल्कि चियांग ने ही हेल्प की थी। वेंचाओ गुस्से में चियांग को घूरे जा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था वो अभी अभी चियांग का मर्डर करना चाहता। लेकिन चियांग पर वेंचाओ का कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल नॉर्मल था और बड़ा कॉन्फिडेंट था, हमेशा की तरह। जज वेंचाओ के लॉर्ड से कहते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सारा सबूत में तो साफ साफ पता चल रहा था कि वेंचाओ ने मर्डर किया है। अगर वो कहते तो भी क्या, जंग फैनमैन की डेथ एक मर्डर है, इस बात को छुपाने के लिए जितने भी लोगों ने वेंचाओ का साथ दिया था उन सबकी गवाही भी मिल जाती है जो कि वेंचाओ के खिलाफ थी। इतना कुछ होने के बाद जज वेंचाओ को सजा देते हैं 2 लोगों की मर्डर करने के लिए, सबूत छिपाने के लिए और लोगों को रिश्वत देने के लिए, और खास करके जो उसकी हेल्प नहीं करती उसे डराने और धमकाने के लिए। साथ में जज चियांग को भी सजा सुनाते हैं। लेकिन तभी शाओ शिनचन कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चियांग की सजा कम कर दी जाए। ये उसने जानबूझ के नहीं किया था, उसे इस बात के लिए धमकी मिली थी। मैंने इस बात के लिए इसकी सजा पहले से कम कर दिया है। अगर कोई इसकी बेल करवाता है तो इसकी सजा और भी कम होगी। वेंचाओ को ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी वेंचाओ को अपने फेस पर किसी के जोरदार मुक्के का महसूस होता है। वो कोई और नहीं बल्कि जेंशा था जिसने उसके फेस पर पंच किया था। वेंचाओ अपने गुस्से की नजरों से कहता है, जंग वाइन। लेकिन तभी विंग उसे एक और पंच करते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सिर्फ उस जमीन के लिए ऐसा किया? तो वेंचाओ उसे एक गुस्से में जवाब देता है, हाँ मैंने किया, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने इसलिए किया, तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, वो भी सबके सामने, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और जंग फैनमैन वो खुद को क्या समझता था? हाँ, मैं उसके ऑर्डर से फॉलो करूंगा? बिल्कुल नहीं। जो मुझे चाहिए होता है वो मैं पाकर रहता हूँ। और ये बात तुम्हारी, तो तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, तो तुम्हें तो मैं इतना दुख देना चाहता था कि जिंदगी में तुम कभी दोबारा हंसने के नाम भी मत लो। तो जेंशा उसे कहता है, क्या उस सिर्फ जमीन की कीमत मेरे मॉम डैड की जिंदगी से बढ़कर थी? तो वेंचाओ उसे कहता है, यकीनन थी, वो मेरी इज्जत की सवाल था। वेंचाओ को वहां से ले जाया जाता है। वहां पे हर कोई खुश था, लेकिन सिवाय शाओ शिनचन को छोड़कर। उसे बुरा लग रहा था कि जो गलती चियांग ने जानबूझकर किया ही नहीं, उसकी सजा भी उसे मिल रही है। तो जेंशा उसे कहता है, बेबीशन मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम पे तुमसे जैसा भी बर्ताव किया, मुझे उस टाइम पे तुम्हें समझना चाहिए था। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं थी जेंशा। अगर अपने मॉम डैड के साथ कुछ हो और तुमसे तुम्हारी फैमिली छिन जाए तो कैसे महसूस होता है? तभी यानली स्माइल करते ही कहती है, लेकिन हमारी फैमिली तो अभी भी है, मैं, आचिंग और तुम, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। हर कोई उन तीनों को ऐसे देखकर एक हल्की सी स्माइल पास करते हैं, लेकिन सिवाय शाओ शिनचन को छोड़कर। इधर जब चियांग को और वेंचाओ को साथ में ले जाया जा रहा था तभी वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी वेंचाओ उससे कहता है, चियांग तुम इतने बड़े गद्दार निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मेरे पीठ पीछे कैसे छुरा घोप सकते हो? तो चियांग उससे कहता है, मैंने घोपा? क्या तुमने नहीं किया उन लोगों के साथ जिनके साथ तुमने ये सब किया था? क्या तुमने उनके पीठ पे छुरा नहीं घोपा था? तो वेंचाओ उससे कहता है, भूलो मत, मैंने इस काम के लिए तुम्हें पैसे भी दिए थे और वो हर चीज दिया था जो तुम्हें चाहिए थी। तो चियांग मुझसे कहता है, भूलो मत वेंचाओ, तुमने ये काम मुझसे जबरदस्ती करवाई थी जो मैं करना भी नहीं चाहता था। तो वेंचाओ हंसते हुए उसके पास आता है और उसके कान में कहता है, क्या तुम भूल गए तुम्हारे भाई के बारे में? क्या तुमने जापान जाने से पहले उसे कहाँ पे छुपा दिया कि मुझे आज तक वो मिला ही नहीं? अपने भाई का नाम वेंचाओ के मुंह से सुनकर चियांग थोड़ा नर्वस फील करता है, पर फिर भी वो ऐसा दिखाता है मानो उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वेंचाओ उसे फिर से कहता है, तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार अपने प्यारे भाई के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन चियांग स्माइल करते हुए कहता है, तुम मेरे ब्रदर के बारे में इतना क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने भाई को जापान जाने से पहले एकदम सही जगह पर छोड़ दिया है और मुझे उम्मीद थी कि तुम उस तक ना पहुंच सको।
और अब तो लगता है शायद तुम कभी पहुंच भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम इस जेल से बाहर निकल पाओगे। तो वेंचाओ फिर से हंसते हुए चियांग के कान में कहता है, क्या तुम भूल गए मेरे भाई के बारे में? वेंचो, तुम लोग मुझे जेल भेज दोगे और मेरा भाई क्या देखते रहेगा? लेकिन इससे पहले कि चियांग वेंचाओ से कुछ कह पाता, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो वेंचाओ को लेकर चले जाते हैं। जियांग चैन, वेंचिंग, यानली और जिंजुशन एक तरफ खड़े होकर बातें कर रहे थे। विंग, शोंगलांग, न्यूसैंग और शाओशिनचैन को थैंक यू बोल रहा था, जिस तरह से उन लोगों ने उसकी मदद की। विंग न्यूसैंग से कहता है, न्यूसैंग तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो न्यूज से कहता है, वे विशन वो दोस्त थी क्या जो तुम्हारे काम ना आए? तो विंग कहते हैं, थैंक यू फिर से एक बार हर चीज के लिए। तो न्यूसैंग कहते हैं, अगर थैंक यू करना ही है तो अच्छी सी ट्रीट दो ना। तुम्हें रेस्टोरेंट में काम दिलवाने के लिए भी तुमने मुझे अब तक एक ट्रीट नहीं दिया, कंजूस कहीं के। तो सोंगलंग और शाओशिनचैन हंसने लगते हैं। तो विभीषण कहते हैं, नी। पर तभी विभीषण को याद आता है कि उसे तो लैंचन को लेने जाना था, लेकिन इन सब के चक्कर में वो तो भूल ही गया। तभी वो इन तीनों से परमिशन लेके जिंजर के पास जाता है और उसे कहता है, अब मैं चलता हूँ। तो जिंजर से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो विभीषण कहता है, अरे मुझे लैंचन को लेने जाना था। तो यानली कहती है, हाँ हम तो भूल ही गए थे, आज तो मिस्टर लैन वापस आ रहे हैं ना। तो वेंचिंग कहती है, तुम्हें जाना चाहिए। और विभूषण जिंजुशन की कार लेकर चला जाता है। वो आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे जितनी भी खुशियाँ छिन गई थी वो सारी खुशियाँ आज उसे वापस मिल गई थी। उसे प्यार करने वाला कोई था, उसकी केयर करने वाली सीजे थी जो वापस आ गई थी, और उसे लड़ने वाला भाई भी था, हालांकि वो उसका बहुत ज्यादा केयर भी करता था। और वो जाते जाते यही सोच रहा था कि कहते हैं जिंदगी में हर दुख के बाद सुख आता है। मेरी जिंदगी में भी आया, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे इस खुशी की कीमत किसी को खोकर न चुकानी पड़े, जैसे कि मैंने पहले भी खोया था। तभी विंग के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो उसे कहता है कि लैंजन को चोट लगी है। ये सुनकर मानो विंग का दिल तो बैठ ही जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका डर सच में सच हो गया है, और वो सीधा कार से हॉस्पिटल की तरफ मुड़ने लगता है। पर तभी सामने से एक ट्रक आती है जो कि विंग के कार को टक्कर मार देती है। तो आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में जो हमने एक्सीडेंट दिखा था विंग का, वो एक्चुअली यही एक्सीडेंट था। और अभी हमने जितनी भी कहानियां देखी थी वो तब की थी, विंग के एक्सीडेंट होने से पहले की। अब हम आते हैं प्रेजेंट सीन पे। ये कम से कम सुबह 6 बजे का टाइम था। आसमान में बादल गहरे थे और बारिश हो रही थी। जैसे विंग के एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे एक बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे प्रेजेंट में विंग की आंखें खुल जाती है। वो अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में पूरी तरह पट्टियां लगी हुई थी और ग्लूकोज की पाइप लगी हुई थी। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें थोड़ी सी तिरछी करता है, वो देखता है कि सामने कुर्सी पर एक पर्सन बैठा हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। जब से विंग की ऐसी हालत थी, वांगजी हमेशा उसके साथ रहता था, और रात में ज्यादातर वांगजी विंग के साथ उसी हॉस्पिटल में रहा करता था। विंग के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन वो अपनी पूरी जोर लगाकर कहता है, लैंजा। दरअसल वांगजी सो नहीं रहा था, वो 5 बजे उठ गया था, तो वो ऐसे ही आंखें बंद करके वहाँ पे बैठा हुआ था। विंग की आवाज सुनते ही वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है। विंग अपनी हल्की हल्की खुली सी आंखों से वांगजी को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी चल रहे थे, जो कि कोई बिल्कुल मोती के दाने जैसे लग रहे थे। वांगजी जल्दी से विंग को उठाता है और उसे गले लगा लेता है। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा था। इतने में वांगजी उसे उसके चिक्स पर किस करते हुए कहता है, विंग तुम मुझे छोड़ के जाने वाली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, और तुम मुझसे हमेशा प्यार करते थे। अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जाने वाले थे? विंग ने पहले भी वांगजी की आंखों में आंसू की 1-2 बूंदें देखी थी, पर आज पहली बार था जब विंग ने वांगजी को ऐसे रोता हुआ देखा था, मानो उसका तो दिल ही टूट गया हो। वो अपने हल्की सी वॉइस में कहता है, लंजा मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तो कहीं नहीं गया। देखो मैं वापस आ गया। वांगजी के पास कहने के लिए कोई और शब्द बचे ही नहीं थे, क्योंकि कहने के लिए उसकी आंखें ही काफी थी और उसके दिल की धड़कन, जो कि विंग को साफ साफ सुनाई दे रहे थे। ये पहली बार था जबकि वांगजी इतना डर गया था और इतना रो रहा था।
वांग जी की जिंदगी में विंग एक ऐसा पर्सन था जिसे वो ना ही कभी खोना, ना ही किसी से बांटना और ना ही छोड़ना चाहता था। वो हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता था। पर वांग जी बहुत टूट गया जब उसने विंग को ऐसी हालत में देखा, वो भी अपनी ही आंखों के सामने। पर विंग उससे कहता है, लैंजा तुम रो क्यों रहे हो? देखो कुछ भी तो नहीं हुआ है। और क्या तुम ठीक हो? उस दिन मुझे किसी ने। तभी वांग जी कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और वो विंग के आंसू को पोंछता है और वो विभूषण के फोrehead पर एक हल्की सी और स्वीट सी किस करता है, मानो वो विभूषण के लिए एक मेडिसिन की तरह था। विंग वांग जी की गोदी में अपना सिर रखता है और वांग जी से कहता है, तुम आराम करो। विभूषण बस हाँ में सिर हिला देता है। उसके कुछ टाइम बाद वेंचिंग वहाँ पर आती है। वो बहुत ज़्यादा हांफती हुई आ रही थी और वो विंग को देख के कहती है, विभूषण तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? तभी वांग जी कहता है, धीरे। तब विभूषण कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वेंचिंग उसे कुछ मेडिसिन देती हुई कहती है, तुम सच में एक बदतमीज ड्राइवर हो। तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था तो चलाना जरूरी था। तो विभूषण कहता है, वेंचिंग तुम मुझे फिर से डांट रही हो। देखो अभी मैं पेशेंट हूँ, मुझे मत डांटो। तो वेंचिंग कहती है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए कह रही हूँ। विंग वेंचिंग की डांट से बचने के लिए लंजा की ओर देखते हुए कहता है, लंजा वैसे मैं कितनी देर से सो रहा हूँ? पक्का एक दिन तो हो गया होगा है ना? हाँ वैसे भी मैं बहुत सोता हूँ। तो वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, 2। तो विंग कहता है, अच्छा 2 दिन से, ये भी ठीक है। तो वांग जी से कहता है, 2 महीनों से। तो विंग कहता है, 2 महीनों से? तो वेंचिंग उसे घूर के देखते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से बेचारे मिस्टर लैंड को कितनी तकलीफ हुई। और तुम्हारी दीदी, वो तो ढंग से कुछ खा भी नहीं रही है जब से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो विंग कहते हैं, जनशा कहाँ है? तो वेंचिंग कहती है, वो तुम्हारी दीदी के साथ है। वैसे भी वो कल तक तुम्हारे साथ ही था, लेकिन जब मिस्टर लैंड आ गए तो वो कल सेजी से मिलने गया। तो विंग एक शॉक वॉइस में कहता है, क्या मैं सच में? तो वेंचिंग उसके हाथ में दवाई देते हुए कहती है, इसे खा लो। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है, ये दवाई बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं खाना। तो वांग जी से कहता है, खा लो। तो विंग कहता है, नहीं सच में बहुत कड़वी है, तुम खा के देखो ना। तो वांग जी कहता है, ये दवाई मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? देखो वैसे भी। पर इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांग जी उस मेडिसिन को अपने लिप्स पर लेता है और सीधा विंग की लिप्स पर रख देता है। पर इससे पहले कि विंग को समझ पाता, लंजन अपनी जीभ से उस दवाई को विंग के माउथ की ओर धकेल देता है। वेंचिंग ऐसा दिखाती है जैसे वो कुछ देख ही नहीं रही और वो आके पर्दे को खोलने लगती है। विंग को साफ साफ पता चल रहा था कि वेंचिंग ना देखने का ड्रामा कर रही है। तभी विंग वांग जी से कहता है, लंजन ये दवाई बहुत कड़वी होगी, तुमने मेरे मुंह पे रख भी दिया अब। तो वांग जी कहते हैं, अब वो कड़वी नहीं है। तो विंग बस उसे देख रहा था। तभी वांग जी विंग के हाथ से वो गिलास लेता है और खुद विंग को पानी पिलाने लगता है। वेंचिंग उस हॉस्पिटल के रूम का पर्दे को हटा देती है, जिसमें से हल्की हल्की सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। बारिश भी रुक गई थी और आसमान भी नीला नीला था। उस रूम के बाहर एक टीवी था जो कि उस रूम के विंडो से साफ साफ दिख रहा था। तभी विंग देखता है कि उस न्यूज चैनल पर किसी के बारे में न्यूज कवर हो रहा था। तो विंग कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उसका ब्रदर है ना। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट कर